हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह प्रश्नोत्तर आपके वीडियो री एग्ज़ाम, यूपी पीईटी, यस टेट और इसके साथ साथ यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, पीआरटी, DSSB एंड सभी टीचिंग एग्जाम के साथ साथ सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 25 जनवरी 1950 को, बी है 26 जनवरी 1950 को, सी है 24 जनवरी 1950 को या डी है 29 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम देखेंगे यहाँ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपका आ जाता है कि हमारा राष्ट्रीय गान है कौन सा। तो हम सभी जानते हैं कि जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि जनगण मन को लिखने वाले कौन थे, यानी कि जनगण मन के रचयिता कौन थे। तो जनगण मन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इसका बंगला भाषा में शीर्षक क्या है। तो जनगण मन का बंगला भाषा में शीर्षक है अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला। नेक्स्ट आपका अगर प्रश्न पूछा जाए कि इस राष्ट्रगान को गाने में कुल कितना समय लगता है, तो राष्ट्रगान को गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। यदि प्रश्न किया जाए कि राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप से गाने में कितना समय लगता है, तो इसे संक्षिप्त रूप से गाने में कुल 20 सेकंड का समय लगता है। इस संक्षिप्त रूप से तात्पर्य है कि इसमें जो राष्ट्रगान है इसकी प्रथम और अंतिम पंक्ति को ही दोहराया जाता है और इसको गायन करने में कुल 20 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। जो भी फैक्ट्स मैं यहाँ से बोल रही हूँ उन्हें आप चाहें तो अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपके पास राष्ट्रीय गान से संबंधित सारी जानकारी एक साथ इकट्ठा हो जाएगी और आप अंतिम समय पर बेहतर रिवीजन भी कर सकेंगे। तो 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम गाया गया था। प्रश्न किया जाए कि किसके स्वागत में गाया गया था, तो इसे गाया गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत में। जॉर्ज पंचम के स्वागत में इसे गाया गया था। अगला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया था। अब यहाँ से जितने भी प्रश्न बन रहे थे उनको एक बार में एक साथ हमारे साथ दोहराएंगे, जिससे आपकी तैयारी यहीं पर परफेक्ट हो जाए। तो पहला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन। राष्ट्रीय गान को लिखा किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय गान को गाने में कुल कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को गाने में संक्षिप्त रूप से कितना समय लगता है, तो 20 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। राष्ट्रगान किसके सम्मान में गाया गया था, तो जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया था। यहाँ से जितने भी प्रश्न हो सकते थे वह लगभग कंप्लीट हो गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए है 1922 में, बी है 1923 में, सी है 1921 में और डी है 1920 में। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन था वह किया गया था 1920 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो संविधान सभा को जो है अधिनियमित संविधान को करने के लिए उस सभा के सदस्य कौन थे। ऑप्शन है आपके सामने राजनीतिक दलों द्वारा नामित किए गए थे। ऑप्शन बी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। ऑप्शन सी है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए थे। ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किए गए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया और उसके सदस्य स्वयं विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं। ऑप्शन है आपके सामने सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सरकार पूरी तरीके से सरकार के ऊपर जो है जनता अपना नियंत्रण कर ले, ऐसा तो संभव नहीं है। अगला है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ।
सी है राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच में सहयोग, और डी है मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो मतदाता अपनी सरकार बना तो सकते हैं, लेकिन उसे अपदस्थ करने के लिए नियमावली है, नियम है, जो संशोधन है, जो कार्य हैं, उन्हें पूरा करने के बाद ही पद से अपदस्थ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जनता जब चाहे, हमने कहा अभी इसे पद से हटा दीजिए और उसे अभी के अभी तत्काल हटा दिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए कई नियमावली, कई प्रकार पूर्ण करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। राजनीतिक गतिविधियों से तात्पर्य है कि हम मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से अगर उसकी जो शर्तें हैं उस पद की पूर्ण कर सकते हैं, तो हम किसी भी पद का चुनाव लड़ सकते हैं, हम किसी को भी वोट दे सकते हैं। इस प्रकार की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसके लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, और इसे ही स्वतंत्र राजनीति का अर्थ मान सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? कौन भारत की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है आपके सामने बी आर अम्बेडकर, बी है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है गोपालाचारी आयंगर। तो सबसे पहले तो जान लेंगे कि चाहे प्रारूपण समिति कहा जाए, चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाए, क्या कहा जाए, ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाए, चाहे प्रारूप समिति कहा जाए, ये तीनों ही शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। तो इन सभी जो शब्द हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी है, प्रारूप समिति है, प्रारूपण समिति है, इसके जो सदस्य नहीं थे उनके बारे में जानने से पहले अच्छा होगा कि हम जान लें कि इसके सदस्य कौन थे। तो सबसे पहले तो ये प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्यीय समिति निर्धारित की गई थी। इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष के रूप में बी आर अम्बेडकर जी को चुना गया था। अन्य सदस्यों के रूप में थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर, इसके साथ साथ कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और डी.पी. खेतान, एन. माधव राव, और जब डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी उसके बाद टी.टी. कृष्णामाचारी चुन लिए गए थे। इस प्रकार अगर बात की जाए तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। एक बार हम फिर से इन सभी के नाम को रिकॉल करेंगे। पहले सदस्य जो कि अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, और पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और डी यानी कि छठवें थे डी एन माधव राव। तो ये कुल 6 और 7 सदस्य, डी.पी. खेतान आपके जो है 7वें सदस्य थे। ये 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था 1947 में। इनमें जो सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इसके साथ साथ इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष, जो कि स्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें नामित किया गया था। तो ये जो रिकॉर्ड है कुछ, ये राजेंद्र प्रसाद जी के नाम है, जबकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के किसी भी प्रकार से सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम ने में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया था? जो भारत का शासन था उसको क्षेत्रीय रूप में विभाजित कर दिया गया था। ऐसा कौन सा शासन अधिनियम आया था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, और डी है भारत सरकार अधिनियम 1861। तो आप फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे कि किस शासन अधिनियम के तहत भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन कर दिया गया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था वर्ष 1935 में? ऑप्शन आपके सामने है नेहरू जी के द्वारा, बी है गांधी जी के द्वारा, सी है जेपी नारायण जी के द्वारा, या डी है एम.एन. राय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका कि एम.एन. राय जी के द्वारा 1935 में सबसे पहले संविधान सभा के सुझाव को प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? कौन सा शासन अधिनियम ऐसा आया था जिसके द्वारा जो केंद्र है उसमें द्विशासनात्मक शासन प्रणाली का प्रारंभ कर दिया गया था? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि केंद्र में, देखिए याद रखेंगे, केंद्र में द्विशासनात्मक शासन प्रणाली की यदि बात की जाए तो यह शुरू कर दी गई थी 1935
1935 से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि आपसे प्रश्न यह कर लिया जाता कि प्रांतों में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली कब प्रारंभ कर दी गई थी, तब आपका आंसर हो जाएगा 1919। तो यहाँ पर बात केंद्र की जा रही है और केंद्र में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली 1935 शासन अधिनियम के द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी। एक प्रश्न और भी यहाँ से पूछा जाता है कि भारत के संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव किस भारत शासन अधिनियम का पड़ता है या देखने को मिलता है। तो भारत के संविधान पर जो सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, वह है भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट देखेंगे अगले ऑप्शन की तरफ। तो 1919 का जो अधिनियम था, इसे मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना गया और इसमें जो चीज़ प्रारंभ हुई थी वह थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। प्रश्न कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस भारत शासन अधिनियम के तहत प्रारंभ हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1909 का भारत शासन अधिनियम। इसे अन्य किस नाम के नाम से भी जाना जाता है, तो मार्ले मिंटो अधिनियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसका सबसे अधिक अधिकार स्रोत किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय को, बी है सरकार को, सी है भारत के लोगों को और डी है राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का संविधान है उसकी सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च अधिकार जिसमें निहित है वह है भारत के लोग, क्योंकि हमारी प्रस्तावना का प्रारंभ ही यहीं से होता है कि हम भारत के लोग, यानी कि संपूर्ण शक्ति जो संविधान की है वह किस में निहित है, तो भारत के लोगों में, भारत की जनता में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है बंधुत्व का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है भाईचारे की भावना, बी है पिता तुल्य व्यवहार, सी है एकता और अखंडता, डी है आर्थिक न्याय का निरसन। तो बंधुत्व के बारे में आप बताएंगे कि बंधुत्व का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बंधुत्व का सही अर्थ होता है भाईचारे की भावना। और यह बंधुत्व जैसे जो शब्द हैं वह कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे कि भाईचारा और बंधुत्व जैसे जो शब्द हैं ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति से इन्हें लिया गया है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का गठन किस द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है योजना आयोग के द्वारा, बी है विधानसभा के द्वारा, सी है राष्ट्रपति के द्वारा, डी है कार्यकारी समिति के द्वारा। तो जो भारत का संविधान है उसका गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विधानसभा के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संविधान यानी कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब चाहे मसौदा समिति की बात की जाए, चाहे प्रारूप समिति की बात की जाए, चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की जाए, इन सभी को एक दूसरे के पर्याय के रूप में ही देखा जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। ऑप्शन ए है 12 भाग हैं, बी है 22 भाग हैं, सी है 18 भाग हैं, डी है 25 भाग हैं। तो भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में 25 भाग हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है BR अम्बेडकर, सी है महात्मा गांधी और डी है MA जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड प्रश्न है, बिल्कुल भी यहाँ पर समय व्यर्थ नहीं करेंगे। तो BR अम्बेडकर यानी कि आपके भीमराव अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। और इसका गठन कब किया गया था, अगर हम बार बार चीज़ों को रिकॉल करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे जो प्रश्न हैं वह अच्छी तरीके से कंप्लीट होते जाएंगे और उनके गलत होने की जो संभावना है वह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वह किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न देखेंगे किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, बी है भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, डी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो जो भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी वह आपका अधिनियम था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1909। और इसे मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना गया था। इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा याद रखेंगे, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसे और किस नाम से जाना गया था, तो मार्ले मिंटो अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। संविधान सभा का सदस्य इनमें से कौन नहीं था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है सरदार पटेल और डी है GV अमलांकर।
तो संविधान सभा के जो सदस्य नहीं थे वह थे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर महात्मा गांधी। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य के साथ साथ संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए। सरदार पटेल जो कि संविधान की प्रारूप समिति और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और जीवी अमलांकर भी संविधान सभा की जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष चुने गए थे। इसके साथ साथ ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे। लेकिन बी जो आपके महात्मा गांधी हैं ये किसी भी प्रकार से संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, सी है BR अम्बेडकर के द्वारा और डी है सरदार पटेल जी के द्वारा। तो सबसे पहला प्रश्न तो आप यहाँ से यही जान लीजिएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित कब की गई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तृतीय बैठक आयोजित की गई थी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तृतीय बैठक आयोजित की गई थी। इस प्रकार से कुल 3 बैठकों का आयोजन किया गया था। अब हम जानेंगे कि इन तीनों बैठकों में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रही थी और कहाँ से हमसे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है आपसे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो उस समय उपस्थित सदस्यों में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। प्रश्न जो आपके सामने विश्लेषण दिया जा रहा है उसे बहुत ही गंभीरता से सुनिएगा कि इन्हें अस्थायी सदस्य नियुक्त कर दिया जाता है, ना कि स्थायी सदस्य। कब? तो 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता कौन करता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देन इसके बाद आपके 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक आयोजित होती कहाँ पर है? तो दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में इसका आयोजन किया जाता है और मुस्लिम लीग के द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया जाता है और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसी बैठक में पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग भी की जाती है। तो 9 दिसंबर 1946 से जो भी प्रश्न निकल सकते थे वे लगभग कंप्लीट होते हैं। ये प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे उसका पैटर्न भी सुन लीजिएगा। प्रश्न किया जाएगा कि मुस्लिम लीग के द्वारा किस बैठक में संविधान सभा की मांग पाकिस्तान के लिए की गई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में किस संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था? तो प्रथम संविधान बैठक का, यानी कि जो प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे हम करेंगे 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि जब संविधान सभा की द्वितीय बैठक का आयोजन होता है और उस समय जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में, इस चीज़ को याद रखेंगे, स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो बैठक की अध्यक्षता थी वह की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो दोनों प्रश्न अच्छे से याद रखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने किस बैठक की अध्यक्षता की थी? तो संविधान सभा की द्वितीय बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। यहाँ से आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपके संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी उनकी संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। देन अगला प्रश्न आपसे 13 दिसंबर 1946 से आएगा कि जो संविधान सभा की तृतीय बैठक है 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में ही आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव जिसे मंजूरी कब मिलती है? तो ये प्रश्न भी याद रखेंगे। हो सकता है आपको लग रहा हो कि प्रश्न बहुत खींचा जा रहा है, लेकिन प्रश्न खींचा नहीं जा रहा है। ये सब आपके सामने उत्तरों की जो है झड़ी लगी हुई है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो आप याद रखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में जो है वर्णित हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि इसे जब स्वीकृति मिल गई है 22 जनवरी 1947 को, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कब किया गया नेहरू जी के द्वारा? तो 13 दिसंबर 1946 को। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किससे? तो उद्देश्य प्रस्ताव से। ये उद्देश्य प्रस्ताव से प्रश्न यदि मैं कहूँ कि बार बार पूछे जाते हैं तो कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ, मंजूरी मिली 22 जनवरी 1947 को और इसे ही आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना का रूप बना दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? कौन सा ऐसा भाग है जिसमें भारत की नगर पालिका के बारे में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए है संविधान का भाग 7, बी है संविधान का भाग 8 और सी है संविधान का भाग 11 और डी है संविधान का भाग
भाग 9, यहाँ पर जो ये ए लिखा हुआ है ये आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक बार देख लेंगे। तो संविधान का भाग 7, संविधान का भाग 8, संविधान का भाग 11, संविधान का भाग 9। तो जो संविधान सभा में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है वह किया गया है संविधान के भाग 9 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। ऑप्शन ए है आपके सामने कि भाग 6, बी है भाग 7, सी है भाग 8 और डी है भाग 9। तो भारत के संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो वर्णन किया गया है वह किया गया है संविधान के भाग 8 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। ऑप्शन ए है राज्यों एवं राज्य क्षेत्रों का महासंघ, बी है एक राज्यों का संघ, सी है भारतवर्ष और डी है एक महासंघीय राष्ट्र। तो जो संविधान है उसमें भारतवर्ष को किस प्रकार से वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत को राज्यों का संघ के द्वारा जो है वर्णित किया गया है, राज्यों का संघ कह करके वर्णित किया गया है। और किस अनुच्छेद में कहा गया है तो ये भी याद रखेंगे, ये से जो कहा गया है अनुच्छेद 1 के तहत भारत शब्द का वर्णन किया गया है। अगला देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि। ऑप्शन है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बी है उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी इसलिए गणराज्य कहते हैं, मतलब अगर और किसी दिन मिली होती तो नहीं कहते गणराज्य। अगला है उसका अपना लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान तो कई देशों का हो सकता है, तो वो सभी गणराज्य हैं क्या। ऑप्शन डी है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो राज्याध्यक्ष है इसके साथ साथ राष्ट्राध्यक्ष है, ये सभी क्या हैं, इनको चुना जाता है, चुनाव किया जाता है, ना कि यह किसी भी प्रकार से वंशानुगत है। कैसे हैं, वंशानुगत है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पर ये चीज़ें वंशानुगत होती हैं उसे हम गणतंत्र नहीं कह सकते हैं। और भारत में कोई भी पद आपका वंशानुगत नहीं है कि राष्ट्रपति के बाद उनका बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा या मुख्यमंत्री के बाद उनकी बेटे और नाती पोते जितने भी हैं लगातार वही मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। तो इस प्रकार की कोई भी वंशावली या वंशानुगत प्रणाली का वर्णन ना होकर के बल्कि भारत में जो राज्याध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष के जो पद हैं उन्हें निर्वाचित किया जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है और इसीलिए इसे गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है। यही आपके गणराज्य का मुख्य अर्थ भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। तो पहला प्रश्न आप यही जान लीजिएगा कि भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भारत का संविधान है उसमें अधिकांश चीज़ें अन्य देशों के संविधान से ली गई हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारे देश के संविधान में कुछ अच्छा नहीं था या यहाँ के लोगों को कुछ नहीं आता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य देशों की क्या चीज़ें अच्छी हैं उनको हमने अपने जो संविधान है उसमें वर्णित किया, उसमें ले लिया। बाकी जो चीज़ें हमारे पास अच्छी थीं उन्हें तो हमने रखा है, इसके साथ साथ अन्य लोगों की अच्छाइयों को भी अपनाया। तो ऐसा उदारवादी संविधान है भारत का। तो इसे उधार का थैला इसीलिए कहा जाता है। कई लोग इसका गलत अर्थ ले लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ के लोगों को तो कुछ आता ही नहीं था, अन्य देशों के संविधान से उठा कर चीज़ें यहाँ पर रख ली गई हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि संविधान के लिए B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा 32 से ज़्यादा जो देश हैं उनका जो संविधान है उनका अध्ययन करने के बाद चीज़ों को इंक्लूड किया गया था। तो ये एक छोटी बात नहीं थी। अब इसे जो उधार का थैला कहते हैं, तो जैसे आपके मौलिक अधिकार हो गए हैं, नीति निर्देशक तत्व हो गए हैं, इसके बाद आपके मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, ये सभी चीज़ें कोई ना कोई देश से संविधान में इंक्लूड की गई हैं। जिनमें से जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें लिया गया है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आयरलैंड से। बात की जाए मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार आपके लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। और वहीं मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आपके जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से निकल करके हर बार पूछे जाते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तंत्र कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। जो संविधान है इसमें धर्मनिरपेक्ष, इसके साथ साथ और भी शब्द जोड़े गए थे, जैसे कि आपका पंथ निरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष,
पंथ निरपेक्ष और इसके साथ साथ अखंडता, ये शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 41वां संविधान संशोधन, बी है 42वां संविधान संशोधन, सी है 43वां संविधान संशोधन और डी है 44वां संविधान संशोधन। तो संविधान में 42वां संविधान संशोधन जो कि हुआ कब था? तो वर्ष 1976 में, यानी कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है न्याय का, बी है भ्रातृत्व का, सी है वयस्क मताधिकार का और डी है स्थिति की समानता का। तो न्याय का, भ्रातृत्व का और स्थिति की समानता का, ये तीनों ही शब्दों का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, जबकि वयस्क मताधिकार का वर्णन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत की प्रस्तावना है वह कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से, और भारत की जो प्रस्तावना है इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये दोनों ही प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? ऑप्शन ए संविधान, बी है संसद, सी है संसद और राज्य विधानसभाएं, डी है हम भारत के लोग अर्थात जनता। तो भारत की राजनीतिक शक्ति का अगर कोई स्रोत है तो वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? तो अगर आपने थोड़ा सा भी व्याख्या पर ध्यान दिया होगा तो आप आंसर जरूर कर पाएंगे कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है यूनाइटेड किंगडम, सी है स्विट्जरलैंड और डी है कनाडा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही आपके मौलिक अधिकारों को लिया गया है। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? तो 7वां मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, इसे हटा करके अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। तो अब कुल कितने रह जाएंगे आपके अधिकार? 6 अधिकार रह जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? यानी कि जो भारत की संघीय शासन व्यवस्था है वह किस देश के संविधान से प्रेरित है, ली गई है? ऑप्शन ए है यूएसए से, बी है यूके से, सी है कनाडा से, डी है स्विट्जरलैंड से। भारत की जो संघीय शासन व्यवस्था है वह कनाडा के शासन से ली गई है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कनाडा के संविधान से भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से, मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से और इसके साथ साथ नीति निर्देशक तंत्रों को आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। बार बार चीज़ों को रिकॉल करेंगे तो ये चीज़ें हमेशा के लिए दिमाग में फीड हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत का जो वर्णन है किस रूप में मिलता है या किस रूप में करता है? ऑप्शन ए है राज्यों का संघ, बी है अर्धसंघीय, सी है राज्य तथा संघ राज्यों का महासंघ और डी है एकात्मक राज्य। तो अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था बिना समय व्यर्थ किए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में जो भारत है उसका वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पूरे टॉप 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से जरूर इंपॉर्टेंट लगा होगा और यकीन मानिए ये प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते रहे और आगे भी इसी तरह पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी पसंद आया, तो प्लीज़ मेक श्योर बिना कहे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने इसे अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसे शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।